आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। शुक्रवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी लाभ के लिए महत्वपूर्ण कानूनों को पारित कराने के उद्देश्य से संसद का विशेष सत्र बुलाने का आरोप लगाया और इसे आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण कानून पारित करने के बाद सरकार महीनों तक निष्क्रिय रही और अब राजनीतिक लाभ के लिए इसे फिर से सक्रिय कर रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित होने के बाद सरकार 30 महीनों तक सोती रही और अब चुनाव के मौसम में दोहरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। रमेश ने सरकार की ओर से परिसीमन पर किसी औपचारिक प्रस्ताव के अभाव पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, हालांकि अनौपचारिक रूप से हमें पता चला है कि लोकसभा सीटों में आनुपातिक वृद्धि होगी। क्षेत्रीय असंतुलन की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि इस प्रस्ताव को आनुपातिक बताया जा रहा है, वास्तविकता यह है कि छोटे राज्यों और दक्षिण पूर्वोत्तर और पश्चिम के राज्यों को भारी नुकसान होगा। संभावित बदलावों का हवाला देते हुए रमेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ सकता है, जबकि केरल जैसे राज्यों को सीमित लाभ ही मिलेगा। उन्होंने कहा, हमने अनौपचारिक रूप से जो सुना है उससे कई राज्यों के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा। उन्होंने पूछा, इस विशेष सत्र का एकमात्र उद्देश्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावों को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक लाभ उठाना है। क्या इसे 15 दिन बाद नहीं बुलाया जा सकता था? जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल शाम को ये घोषणा की गई सरकार की ओर से कि 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिन का लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र होने वाला है। आज मैं इस विशेष सत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 16 मार्च को किरण रिजिजू जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं, वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को खत लिखते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो किरण रिजिजू से ये खत आता है 16 मार्च को, और 15 मिनट बाद उसी दिन खड़गे जी जवाब देते हैं किरण रिजिजू को कि आपका खत मिला है। ये सब खत मैं आपको दे दूंगा, ये खत मिला है, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सारे विपक्ष पार्टियों को बुलाइए, एक साथ, अलग बातचीत मत करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी राजनीति बांटने में और राजनीति करने में कह रहा है, डिवाइड एंड रूल है। तो खड़गे जी ने सोच समझकर लिखा उनको कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और इस ऑल पार्टी मीटिंग में बातचीत करेंगे। आपके ओर से क्या प्रस्ताव है आप लिखित में दीजिएगा, जुबानी प्रस्ताव नहीं चाहिए। आप लिखित में आपका क्या प्रस्ताव है अधिनियम को लेकर, संशोधन को लेकर, और हम बातचीत करेंगे। 24 मार्च को 8 दिन बाद सारे विपक्ष पार्टी, केवल तृणमूल इसमें शामिल नहीं था, पर तृणमूल सहमत थी इस खत से। राहुल जी, खड़गे जी, सभी नेताओं ने किरण रिजिजू को वापस खत लिखा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, 30 महीने बाद आपको ज्ञान आया है कि संशोधन की जरूरत है, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग फिर से बुलाइए। पर 24 मार्च को सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि 29 अप्रैल तक
इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां व्यस्त हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए 29 अप्रैल के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। तब 2 दिन बाद 26 मार्च को किरण रिजिजू वापस खरगे जी को खत लिखते हैं, लंबा चौड़ा खत लिखते हैं कि हम दोबारा मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमसे मिले, बातचीत करें, ताकि हम जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है हम उसको आगे ले चले। फिर से आधे घंटे के अंदर खरगे जी ने जवाब दिया किरण रिजिजू को कि फिर से दोहराया कि सभी पार्टियों को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग सामूहिक तौर से कीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब है सारी पार्टियां एक होकर मौजूद हों। ऑल पार्टी मीटिंग का माने ये सिर्फ ये नहीं है कि सभी पार्टियों से मिले, सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर मिले। और उन्होंने फिर से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ये ऑल पार्टी बैठक बुलाइए। तो ये सारे खत मैं आपको भिजवा दूंगा। 16 मार्च से लेकर 26 मार्च तक ये रिजिजू जी से खरगे जी को और खरगे जी से रिजिजू को ये खत आते रहे, जवाब जाता गया। पर सरकार तो पहले से ही मन बना दी थी। पहला मकसद था उनका 2 या 3 या 4 तारीख को ही स्पेशल सेशन बुला लें, यानी कि असम और केरला के चुनाव के पहले ही स्पेशल सेशन बुला लें। पर क्योंकि ये खत एक्सचेंज 8-9 दिन तक चला, वो नाकामयाब हुए और अंत में उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया कि 16, 17 और 18 को जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद, इस चुनाव प्रचार के समय मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता के समय यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया नहीं गया। विपक्ष की मांग, एक होकर जो मांग की थी सारी विपक्ष पार्टियों ने कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और अगली रणनीति जो होनी है हम तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे, वो नहीं स्वीकारा गया और सरकार जबरदस्ती, मनमर्जी, एक तरफा उन्होंने ये निर्णय लिया और कल ये घोषणा हुई कि 16, 17 और 18 को ये विशेष सत्र होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये सारे खत में किरण रिजिजू की ओर से जो 3 खत आए हैं और कल जो बहस हुई राज्यसभा में, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर हुई। सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन की बात की गई। अगर आप ये खत पढ़े किरण रिजिजू का, सिर्फ विमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं और कोई बात नहीं है। पर अभी साफ हो गया है कि ये विशेष सत्र न केवल महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर नहीं है, बल्कि परिसीमन को भी लेकर है। ये कभी परिसीमन की चर्चा नहीं हुई। कभी किरण रिजिजू ने हमें नहीं कहा कि परिसीमन भी एजेंडा पर है, डिलिमिटेशन एजेंडा पे है। सिर्फ नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति का मंत्र जपते रहे, परिसीमन की बात उठाई नहीं।
पर अभी साफ हो गया है कि इस 3 दिन में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो सितंबर 2023 में पारित किया गया था लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से, उसमें 30 महीने के अंदर संशोधन लाया जाएगा और परिसीमन को भी लेकर संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो यह बात साफ हो गया है कि ये 2 विषय आएंगे इन 3 दिन के विशेष सत्र में। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा 22 और 23 सितंबर को 2023 को ये जो नया कन्वेंशन सेंटर है, जिसको हम न्यू पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, उसका उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। और वो अधिनियम क्या था? वो अधिनियम था कि ये 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 आरक्षण महिलाओं को, और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन 1/3 टोटल में और 1/3 शेड्यूल कास्ट सीटों में और 1/3 आदिवासी सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। पर इस अधिनियम में लिखा गया था कि ये लागू किया जाएगा परिसीमन और जनगणना के बाद में। अगर आप देखें अनुच्छेद 334(1) आर्टिकल 3341 शामिल किया गया हमारे संविधान में कि ये महिला आरक्षण और आरक्षण विद इन आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन और जनगणना खत्म होगी। 23 सितंबर को खरगे जी ने अपने भाषण में कहा, ये आप तुरंत लागू क्यों नहीं करते? आप 2025 के लोकसभा से लागू क्यों नहीं करते? इसके लिए परिसीमन और कोई जनगणना की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लागू कीजिए। पर लंबी चौड़ी कहानी सुना गई। सभी लोगों ने कहा सरकार की ओर से, नहीं, परिसीमन करना अनिवार्य है, जनगणना करना अनिवार्य है, और इसीलिए अधिनियम अभी आप पारित कीजिए। कब लागू होगा हम आपको बाद में बताएंगे। 30 महीने तक सोते रहे। 30 महीने हो गए हैं। खरगे जी ने जो भाषण दिया था, ये रिकॉर्ड में है, उन्होंने मांग की थी कि आप जानबूझकर इसको आगे हटा रहे हैं, डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। आपकी मनसा सही है तो आप 2025 के लोकसभा में भी महिला आरक्षण ला सकते हैं। वो नहीं हुआ। अचानक सरकार ने यह तय किया कि नहीं, अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जनगणना अभी शुरू हुई है, ये 2029 तक इसके नतीजे नहीं आएंगे। मैं आपको एक वीडियो प्ले करता हूं। 30 मार्च को गृह मंत्रालय के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी मृत्युंजय नारायण, जो हमारे रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में एक सवाल पूछा गया कि जनगणना के नतीजे कब आएंगे। और सुनिए, देखिए, 3 दिन पहले भारत के महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त ने क्या कहा। Since ये डिजिटल सेंसस है, तो हाउ अर्ली विल द डेटा बी अवेलेबल? सर, हियर दिस साइड, विल द डेटा बी अवेलेबल? डिजिटल सेंसस है चूंकि ये,
दूसरा सवाल सर, जैसे भारती ने भी पूछा कि कोड डायरेक्टरी होगी कि नहीं कास्ट सेंसस के लिए। डेटा, चूंकि जब पहले फिजिकल पेपर्स पे डेटा इकट्ठा होता था तो उसको डिजिटाइज करने में, वो फिजिकल पेपर को इकट्ठा करके स्कैन करना, उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से डिजिटाइज करना, उसमें काफ़ी वक्त लग जाया करता था। तो डिजिटल, अब इस बार डेटा डिजिटल माध्यम से प्रारंभ से ही प्राप्त होगा, इसलिए आंकड़े काफ़ी शीघ्रता से जारी किए जा सकेंगे। काफ़ी आंकड़े जो है 2027 में ही हम लोग जारी कर देंगे। सुनिए, महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त ने क्या कहा 30 मई 2026 को प्रेस वार्ता में कहा कि 227 में ही जनगणना के नतीजे आने लगेंगे और वो सरकार के पास आ जाएंगे, उपलब्ध होगी 2027 में। तो ये कहना कि 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, आज तो डिजिटल इंडिया का जमाना है और ये डिजिटल सेंसस है, उसका श्रेय तो प्रधानमंत्री ले रहे हैं और गलत जानकारी पार्लियामेंट को दी जा रही है, नेता प्रतिपक्ष को दिया जा रहा है। क्योंकि 3 साल लगेंगे, इसलिए अभी हमें संशोधन करना है। अभी आपने सुना कि 2027 में ही सेंसस के जो जानकारी हासिल की जाती है वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। ये अभी जनगणना चल रहा है, पहला चरण है, हाउसिंग सेंसस चल रहा है और फरवरी के महीने में, फरवरी 2027 में जनसंख्या को लेकर जनगणना शुरू होगी। और आपको याद होगा कि 30 अप्रैल 2025 को वही सरकार जिसने कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को अर्बन नक्सल कहा क्योंकि उन्होंने कास्ट सेंसस की मांग उठाई थी, अचानक 30 अप्रैल 2025 को वही मोदी सरकार घोषणा करती है कि 2027 में जाति जनगणना भी होगी। पर अभी आपने सुन लिया है कि जाति जनगणना के जो रिजल्ट हैं, जो जानकारी है, वो 2027 में ही आ जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, सरकार को याद दिला दूं कि बिहार में जब जाति सर्वे किया गया था वो 5 महीने के अंदर खत्म हुआ था। तेलंगाना में 4 महीने, 4.5 महीने लगे। तो ये कहना कि 3 साल लगेंगे, इसीलिए हम ये संशोधन ला रहे हैं ताकि 2029 के चुनाव से ही ये लागू होगा, ये बिल्कुल गलत है। इस विशेष सत्र का एकमात्र मकसद है चुनावी लाभ। ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए और दूसरी बार श्रेय लेने के लिए महिला आरक्षण को लेकर यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। क्या 15 दिन बाद नहीं बुलाया जा सकता था? आसमान नहीं गिरते। 15 दिन बाद 16 को बुला रहे हो, हम कह रहे हैं 29 के बाद बुलाइए, 15 दिन के बाद बुलाइए। 15 दिन में कौन सा आसमान गिरेगा? क्या शेड्यूल में गड़बड़ी आएगी? डे टू डे शेड्यूल हमने बनाया है, क्या डे टू डे शेड्यूल बनाया है? और 15 दिन में क्या गड़बड़ी होगी? तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये चुनावी सत्र है ताकि प्रधानमंत्री एक बार फिर श्रेय लेंगे कि महिला आरक्षण को मैं अगले लोकसभा चुनाव से ही लागू कर रहा हूं। जो खरगे जी ने कहा था 2025 से लागू कीजिए और तब आपने नहीं माना, अभी आप कह रहे हैं
2029 के जो लोकसभा चुनाव हैं मैं लागू करूंगा और उसका श्रेय अभी लेना चाहते हैं, ये तो आचार संहिता का क्लियर उल्लंघन है। बिहार में भी उल्लंघन हुआ था और एक बार फिर उल्लंघन है, और इसका एकमात्र मकसद है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए। महिला आरक्षण को लेकर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहली बार चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। 64th एंड 65th अमेंडमेंट 1989 में लाया गया। पंचायत और नगर पालिकाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं का प्रावधान था। यह संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, पर राज्यसभा में इसका विरोध हुआ। बीजेपी ने इसका विरोध किया और यह पारित नहीं हो पाया। तब 1993 में जब कांग्रेस सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, सीताराम केसरी सामाजिक कल्याण मंत्री थे, तब 73वां और 74वां संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ। 73rd और 74th अमेंडमेंट पारित हुआ, और इसका नतीजा है कि आज हमारे देश के पंचायत और नगर पालिका संस्थाओं में करीब 30 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, 73वां और 74वां संशोधन के कारण, जिसके लिए मार्गदर्शन दिखाया था राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस सरकार ने उसको साकार किया 1993 में, उसका नतीजा यह है कि आज 30 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाओं में, और इसमें से 15 लाख महिलाएं हैं। 15 लाख आज भी महिलाएं हैं। पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सारी संस्थाओं को कुल मिलाकर अगर आप देखें, 15 लाख महिलाएं चुनकर आई हैं और 30 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यानी कि करीब 50% महिलाएं हैं। इस आरक्षण प्रावधान के कारण, आरक्षण 1/3 है, पर महिलाओं की संख्या आरक्षण से भी ज्यादा है। तो आज ये जो श्रेय लेना चाहते हैं, डबल श्रेय लेना चाहते हैं, ये डबल इंजन की बात करते हैं, ये तो डबल श्रेय हो गया ना। 2023 में तो आपने श्रेय ले लिया, अब फिर आप संशोधन करना चाहते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि परिसीमन को लेकर कोई औपचारिक तौर से प्रस्ताव नहीं आया है सरकार की ओर से, पर कल हमें सुनने को मिला अनौपचारिक तौर से, मैं कहना चाहता हूं अनौपचारिक तौर से, कि प्रस्ताव यह है कि संविधान में अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 में संशोधन किया जाएगा कि समानुपातिक वृद्धि होगी। कहा जा रहा है कि वृद्धि जो होगी विधानसभाओं की और लोकसभा की समानुपातिक होगी।
जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, समानुपातिक का अंग्रेजी है प्रोपोर्शनेट। ये समानुपातिक वृद्धि होगी सरकार की ओर से कि विधानसभा 50%, लोकसभा 50% और हर एक राज्य का जो संख्या है लोकसभा में, मिसाल के तौर से उत्तर प्रदेश 80 है, 120 होगा। ऐसे हर एक स्टेट का 50% वृद्धि होगी, तो यह समानुपातिक होगी, सरकार की ओर से कहा जा रहा है। जब तक औपचारिक तौर से प्रस्ताव नहीं आएगा, हम लोग अपनी राय नहीं दे सकते हैं। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि समानुपातिक है, ये दावा है, पर असली बात यह है कि दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत के राज्य और कुछ छोटे छोटे उत्तर पूर्वी के राज्यों को बहुत नुकसान होने वाला है। केरला, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, असम, दक्षिण भारत के राज्य, उत्तर पश्चिम भारत के राज्य, छोटे राज्य, और उत्तर पूर्वी छोटे राज्य, इनको भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो अंतर है उत्तर भारत राज्यों और दक्षिण भारत राज्यों के बीच में, जो अंतर है उत्तर भारत राज्यों और उत्तर पश्चिमी भारत राज्यों के बीच में, वो 1.5 गुना हो जाएगा। मिसाल के तौर से आज केरल में 20 एमपी हैं, उत्तर प्रदेश में 80 एमपी हैं। केरल 30 बनेगा और उत्तर प्रदेश 120 बनेगा, तो 70 का जो फर्क था वो अभी 90 होगा। तो ये 50% ये कहना ये समानुपातिक है, ये गलत है। दिखता समानुपातिक, पर असली बात यह है कि नुकसान कई राज्यों को होने वाला है। दक्षिण भारत के राज्य और जरूर तमिलनाडु और केरला को नुकसान होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी टिप्पणी भी दी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष तिवारी ने भी इस पर एक लेख लिखा है। तो परिसीमन को लेकर हालांकि औपचारिक तौर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, पर जो हमें सुनने को मिला है यह बड़ा खतरनाक प्रस्ताव है। क्योंकि दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के लिए बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो अंत में साथियों, ये जो खत है आपको मिल जाएगा। रिजिजू जी और खरगे जी के बीच में जो चिट्ठियां लिखी गई हैं, मैं यही कहूंगा कि इस विशेष सत्र आचार संहिता का साफ उल्लंघन है। पहला पॉइंट, ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरा, 30 महीने बाद सरकार उठी है और कहती है क्योंकि जनगणना के नतीजे में विलंब होगा इसीलिए हमें आज ही बुलाना है। ये बिल्कुल गलत खबर है, ये झूठ है। क्योंकि आपने देखा है भारत के महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त ने खुद कहा है कि 2027 में सारी जानकारी मिल जाएगी डिजिटल सेंसस द्वारा। पर हमारी मांग पहले से रही है
कि महिला आरक्षण 2024 में ही लागू होना चाहिए था। अगर 2029 में लागू होने का इरादा है, बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं, पर परिसीमन की जो प्रस्ताव है उस पर और सोचने की जरूरत है, विचार विमर्श की जरूरत है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों को नुकसान होगा, और खास तौर से दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत। तो अगले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की एक बैठक बुलाएंगे, और उसके बाद विपक्ष पार्टियों के साथ 16 तारीख के पहले एक बैठक होगी, ताकि एक साझा रणनीति हम बनाएंगे। पर मैं ये साफ कहना चाहता हूं कि सारे विपक्ष पार्टी एक हैं। ये बीजेपी का जो प्रयास हमेशा रहता है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, ये सफल नहीं होने वाला है। और सब लोग जानते हैं कि ये विशेष सत्र का मकसद राजनीतिक लाभ उठाना, इन विधानसभा, खास तौर से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।